अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया कि इसराइल की हमायत रूस के साथ है, लेकिन इसकी वजह क्या है? और अगर हम हिस्ट्री देखें रूस की, ये कैसी कम्युनिटी है, कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ कहाँ पर आबाद हैं, और इसराइल और द्रूस का इतना प्यार कैसे है? क्या द्रूस इसराइल की कोई प्रॉक्सी तो नहीं? अली भाई, ये दुरूज के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, शिश इमामी हैं कुछ। इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ पता पाया जाता है। कोई भी आदमी इनकी करंट हिस्ट्री, अनलेस कि वो खुद दुरूज का आलिम हो, इसमें भी जोहल, जिसमें जोहल दो किस्में, इसमें जोहल और खवास। तो ये है असल में बातिनिया। बातिनिया बहुत कम लोग मजहब आपको ऐसे देखेंगे जो अपने आप को बातिनिया कहते हैं। यानी जैसे हम कहते हैं ना जाहिर व बातिन, ये वही लफ्ज़ है अरबी में बातिनिया। ये अपने आप को बातिनिया कहलवाते हैं। और एक और जो, दिस इज, लोग इनको अहले तशीयों की जमात कहते हैं। मैं इनको अहले तशीयों की जमात नहीं कहता। दिस इज बेसिकली इस्माइली की एक कदीम ऑफ शूट कह लीजिए उसको, जो जहाँ तक मेरी तहकीक है इनके बारे में, जो मैंने पढ़ा है। और जब ये बशार आर्मी में थे तो ये नारे बहुत ज़्यादा लगाते थे। अब आपको बताता हूँ कि एक मार्के में आई वाज देयर। तो हम लोग यहाँ से जो नारे, या अलकायदा वाले जो नारा लगा रहे थे, वो कहते थे लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो जब शूटिंग होती तो वो जोश बढ़ाने की, ये वहां से लगाते थे लब्बैक लब्बैक बशार लब्बैक, या बशार लब्बैक। तो इनका मजहब का मामला थोड़ा डेंजरस है। और इनकी तारीख ये है कि ये प्रोसिक्यूटेड हुए थे मुसलमानों के, जब भी हुआ था, साजिशें कर रहे थे उस वक्त। सो दे वर प्रोसिक्यूटेड एज, यू नो, एज अ सेक्ट विच, जिनका कोई आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, फॉर सम रीजन, फॉर वट एवर रीजन, मे बी राइट रॉन्ग, आई से राइट, मेरी अपनी राय राइट है, मैं छुप के काम नहीं करता। मेरी अपनी सोच है कि देवर, टू प्रोसिक्यूट हिम वाज राइट, ये नहीं कि ये वर राइट है, देवर प्रोसिक्यूट हिम फॉर राइट, क्योंकि ये काफी नुकसान का बाइस बन रहे थे। तो इनकी पुरानी जो हिस्ट्री है, ये बहुत अजीब व गरीब है। एक तो यानी ये कहीं पर अपने आप को, ये अपने आप को मुवाहिद भी कहते हैं फॉर सम रीजन, बट देयर इज नो मुवाहिद। इनके अंदर वहदानियत का तस्वुर है ही नहीं अल्लाह की एक जात का। दे मिक्स थिंग्स अप, लेकिन ये अपने आप को मुवाहिद भी कहलवाते हैं। दे आर नॉट मुवाहिद एट ऑल। जहां तक बात है, ये पहले से इनके ताल्लुकात और लोगों के, यानी जो ताकतें ना थी होने वाली थी, जिनके साथ नहीं होना चाहिए था, उनके साथ भी इन्होंने साथ दिया। ये जो क्रिश्चियन सेंट्स हैं उन पे भी यकीन रखते हैं। आई मीन देर वेरी 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 वियर्ड थिंग। यानी ये सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है, अगर आप बात, अगर कोई इसको पढ़ना चाहे तो दैट्स द मोस्ट वियर्ड सेक्ट देयर इज आउट देयर, जिसका कोई आप सोचेंगे यार अल्लाह, ये किधर क्या हूँ, कितने क्या हो गया, ये इतने सज्जे खब्बे हैं इनके। सल्तनत उस्मानिया के दौर में ये लोग जो थे, ये उनके वफादार थे, यानी वफादारी का ऐलान किया इन्होंने। अब ये वफादारी का लफ्ज़ ज़हन में रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, ये अभी मैं आऊँगा इसकी तरफ, क्यों कहा मैं वफादार वफादार वफादार। ये उनके वफादार थे, यानी इनको, ऑल दो ये अलग एंटिटी थे, यानी ये ज़ाहिर बात है उनका कोई ताल्लुक तो नहीं था उनके साथ, यानी फ़िरका या मज़हब के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं था, देवर सेपरेट एंटिटी। लेकिन इनको सल्तनत उस्मानिया ने फ्रीडम दिया हुआ था कि भाई आप यहाँ आराम से रहिए, कोई मसला नहीं है, वी विल प्रोटेक्ट यू। जैसे एक हुकूमत होती है उसके साथ ही प्रोटेक्ट किया उनको। अब वफादारी के साथ ये वहाँ रहते रह गए, अपने जो कारोबार ये करते हैं, इनका स्मगलिंग है जो भी है, मोस्टली ज़्यादा, बहुत स्मगलिंग, बहुत ज़्यादा बड़ा काम है इनका। ख़ास बात बताने जा रहा हूँ कि जब इनका सल्तनत उस्मानी का खात्मा हुआ ना अली भाई, तो इन्होंने इन्होंने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी। सल्तनत उस्मानी के खिलाफ बगावत करी। और बगावत कहाँ से हुई थी अली भाई, गैस करेंगे? वो हुई सवेदा के इलाके से। यानी जो बगावत शुरू की है, यानी जिन्होंने वहाँ क़िताल शुरू किया और फिर जो चीज़ें, वो एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ आज ये मामला खड़ा हुआ है। इनको भगाने वाले, ये पहाड़ों में रहते हैं, हमेशा से पहाड़ी लोग ही हैं। आई मीन दे ऑलवेज लिव इन अ माउंटेन। लेकिन माउंटेन में क्यों रहते हैं, पहाड़ों में क्यों रहते हैं? अच्छा, पहाड़ों में रहने की एक वजह यह है कि इनको सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी जब रहमहुल्लाह जब आए, तो उन्होंने इनको फिर इनका ख़ात्मा किया, और इनके ऊपर जो थी वो लाठीचार्ज हुआ जैसा होना चाहिए, जो कि एक गद्दार का होता है। तो ये फिर पहाड़ों में जाके छुपे थे। ये गोलान और ये लिबनान और ये स्वेदा, ये सारी जगह पर, ये पहाड़ों पर ही रहते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव इलाका है, यानी वो प्रोटेक्टेड रहते थे। तो इनके साथ एक मसला तो है। ये वफादार किसके थे? अब आप एक और दोबारा वफादारी का लफ्ज़ मैंने क्यों कहा, ये किसके वफादार थे? ये थे वफादार बशार अल असद के, नहीं, उससे पहले हाफिज़ अल असद के। हाफिज़ अल असद के वफाद, इन्होंने ऐलान जो किया वफादारी का, वो ऐलान किया था उन्होंने हाफिज़ अल असद के साथ बेसिकली। तो ये फिर हाफिज़ अल असद के बाद जब बशार आया, उसके साथ भी वफादार रहे ना, बिल्कुल सही। जैसे ही जुलानी आया, उन्होंने क्या किया? बगावत की इनके खिलाफ, और ऐलान किया जुलानी के साथ वफादारी का ऐलान कर दिया। देयर वाज अनाउंस कि हम इसके वफादार हैं, वी आर पार्ट ऑफ इट, यादी यादी या।
इनका ख्याल ये था कि अब जूतों में दाल बट रही है तो हमारा हुकूमत में हिस्सा हो जाएगा। जुलानी ने हुकूमत दी नहीं। जैसे ही इनको आइडिया हुआ जुलानी ने अपनी कैबिनेट बना ली, उनको कुछ नहीं मिल रहा, इन्होंने उसके खिलाफ बगावत का ऐलान किया। और इनका ताल्लुक, अब कीप इन माइंड, इसराइली फ़ौज में इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा, आईडीएफ की बात नहीं कर रहा, नॉट टॉक अबाउट आईडीएफ, हम टॉक अबाउट कन्वेंशनल इसराइली मिलिट्री में दुरूज़ का एक बहुत बड़ा फैक्टर मौजूद है। दे आर इन देयर, बड़े स्ट्रॉन्ग भी हैं वहाँ पे ये, और इनकी सुनी जाती है। यानी ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि नाम के फ़ौजी नहीं है, ये काम के फ़ौजी हैं। तो ये इधर से बशार के साथ फ़ौज में थे, हाफिज़ के साथ, बशार के साथ उसी फ़ौज में थे। और ये जो मामले जद्दी पुशी चलते हैं, हम असल में ये हमारे यहाँ आर्मी का लोगों के जहन में ये होता है कि अरब ममालिक में आर्मी का एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, और अजम में, यानी हमारे यहाँ जैसे मुसलमान मुल्कों में या पाकिस्तान, इंडिया, एक अलग फैक्टर आप हायर करते हैं। ये कबीलों की हायरिंग होती है, यानी वो कबीलों की वफादारी ले लेते हैं कि भाई इतना ये हिस्सा तुम्हें दिया जाएगा यहाँ का। ये दुनिया में जहाँ भी जितने भी अरब ममालिक हैं, आप जहाँ भी देखेंगे, इराक़ में भी यही था ये, कि वो कबीलों से फैक्टर ले लेते हैं और उनसे वफादारी लेके फिर उन कहते हैं कि भाई इतना जो मामला है तुम हमारी फ़ौज में आ जाओ और हमें तुम्हें ये मराद देंगे। उसके बाद वो कबीले को मराद दी जाती हैं सारी। तो जो भी, अगर बद्दुओं का कबीला, वैसे बद्दू फ़ौज में जाते हैं, मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ सिर्फ, कि अगर बद्दू एक ऐलान करता है कि हम जो है वो आपके साथ फ़ौज में आते हैं, तो उनके कबीले के कुछ लोगों को वो मुख्तस कर देंगे कि ये 2,000 या 5,000 या 10,000 आदमी जाएंगे, लेकिन उसके बदले में उनको पूरे कबीले को मराहत मिलती हैं। तो सेम थिंग, जब दरूज जितनी बार भी यानी इन्होंने ऐलान किया हिमायत का, तो इनको मराहत तो मिल जाती थी। यानी फैक्टर क्या था कि आप अपने इलाके में रहें, हम आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं, और अपनी जो जो मजहबी जो आप हरकतें करते हैं मज़हब के नाम पे, वो आप करते रहिए, वी नॉट गोना टच यू। इसराइल ने क्यों इजाज़त दी इनको? वाई दे गेव द फ्रीडम? चचा के लड़के हैं इनके वो? नो। क्यों? क्योंकि ये जब बशार के साथ थे तो उस वक्त भी ये दोनों साइड प्ले कर रहे थे। दैट्स व्हाट दे वर डूइंग। तो इसराइल यूज देम फॉर स्पाइंग ऑन मुसलमान। ये भी तारीख है इनकी, तारीख नहीं, ये तारीख से ही पुराना काम है, अभी तो नहीं हो रहा है। दे बीन डूइंग इट फॉर अ व्हाइल। अब एक कंधा चाहिए इसराइल को बंदूक चलाने के लिए। वो कंधा कौन सा है? उन्होंने दो कंधे, एक कंधा उन पर राजी नहीं हो रहा है। यानी बशार आर्मी के दो बड़े मुस्बत सुतून हैं, एक अलवाइट्स जिनको नुसैरिया भी कहते हैं, और एक हैं दुरूज। दो फैक्टर हैं, ये दोनों अपनी जगह बहुत स्ट्रांग है, और ये अगर दोनों मिल जाएं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं द परफेक्ट स्ट्रांग। एक खतरनाक तूफान की सूरत इख्तियार कर सकता है। कोई बात नहीं कर रहा इसके ऊपर, क्योंकि किसी को पता नहीं है, मुझे पता है। तो दुरूज ने गोलान हाइट्स के ऊपर, जो मैंने पहले भी उसका जिक्र किया था कि दुरूज ने गोलान हाइट्स के ऊपर उन इलाकों में रिहाइश इख्तियार की। देवर नॉट देयर इनिशियली, ऐसा नहीं था कि वो पहले से वहां रह रहे हैं। जब इसराइल वहां पर आया तो जो सीरिया के जो दुरूज थे, जो उन्होंने माइग्रेट किया, दे गेव द कॉलोनाइज देयर, वहां पे उन्होंने अपने घर बनाना शुरू किए। एक कॉलोनी बन गई वहां पे। जैसे जैसे इसराइल आगे बढ़ा, दुरूज आगे बढ़े। जैसे इसराइल फ्रंट जो थी, अभी जो मार्का हुआ है, उसमें दुरूज फ्रंट पे थे और इसराइली बैक पे थे, क्योंकि जो मोटर आके गिर रहे थे इनकी गाड़ियों के ऊपर, वो वर फायर फ्रॉम द बैक गोलान हाइट से, यानी वो इसराइली आर्मी कर रही थी। दे डिडंट यूज सोफिस्टिकेटेड रॉकेट्स, दे यूज मोटर गोले ओनली, 50 मिलीमीटर 30 मिलीमीटर जो भी है, वो छोटे वाले मोटर से आ रहे थे। उनका ख्याल ये था कि समहाउ दुरूज गॉट इट। दुरूज नेवर गॉट इट। दुरूज गॉट द सोफिस्टिकेटेड वेपन एंड दे आर ट्रेन टू फाइट इट। जहां तक अब रिटेलिएशन का ताल्लुक है, तो अब ये बात समझने की जरूरत है कि द ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है, जो उसका सेकंड निशाना सीरिया है। ये तो बात मैंने बहुत पहले आपको बता दी थी। आई न्यू दिस गोना हैपन एंड दिस वाज गोना हैपन एंड सपोज टू हैपन। तो वहां पे ये मामला शुरू हो गया। ठीक। दुरूज को उन्होंने उन्होंने जब हमला किया तो उन्होंने ये नहीं, इसराइल ने इस दफा ये नहीं कहा कि हम कर रहे हैं, वो बोला दुरूज के ऊपर जुल्म हो रहा है, वी आर हेल्पिंग हिम। अब बदुओं ने हमला किया, बस इसका जुलाने से कोई ताल्लुक नहीं है। इट स्टार्टेड समथिंग, नाउ दे सेइंग वी गोना रिटेलिएट बिकॉज हमारे पास जो 10% पॉपुलेशन है वो हमारे शहरी हैं, और यहाँ पे जो है दे हैव अ लिंक विद दैट थिंग, तो हम उनकी हिमायत के अंदर, तो इनके कंधे पे होकर उन्होंने बंदूक चलाना शुरू कर दी। अब मैं आपको कंपैरिजन देता हूँ छोटा सा, गजा का और इसराइल का। अब गजा में इसराइल डायरेक्ट हमला कर रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया में हा हू मची हुई है। व्हाट्स द डिफरेंस नाउ? अब क्या फर्क है? अब इसराइल डायरेक्ट हमला नहीं कर रहा सीरिया के ऊपर, अब दुरूज हमला कर रहे हैं वहां पे। वेपन, इंटेलिजेंस, सब चीज सपोर्ट उनकी, गने इनकी। अब आप इसराइल ये तो नहीं कर सकता वो तो मैं तो इनके ऊपर डिफेंस में किया था, नाउ दे आर डूइंग वट एवर दे डूइंग, ये कर रहे हैं ना जो कर रहे हैं।
तो दुरूज ने अब वो किसी करवट जो है, अब उनको सपोर्ट चाहिए, वो ऑलरेडी ट्रेन है। जो खतरे की बात है अली भाई वो ये है कि जब अलवाइट्स जिसको हम कहते हैं, जो कि सेकंड बिगेस्ट फैक्टर है, यानी दो बड़े फैक्टर है ना, दुरूज और अलवी। तो अगर अलवी खड़ा हो गया और वो मिल गए इनके साथ, तो दैल बिकम द परफेक्ट स्टॉर्म, जिससे मुसलमानों को उस वक्त से डरना चाहिए कि अगर वो हो गया। दूसरा, इसराइल ने जो ऑफर दी है, ऑफर क्या, उन्होंने ये कहा कि सरेंडर कर दे, जो जुलानी है वो सरेंडर करके दूर हो जाए, और जुलानी की जगह हम लेके आना चाह रहे हैं किसी दुरूज को। अब यहाँ हुकूमत दुरूज की होगी। अगर दुरूज की हुकूमत है तो इसका मतलब वो इसराइल की हुकूमत है, तो वो इसराइल ने टेक ओवर कर लिया। ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक अलवी दरूज का साथ नहीं देते। अगर अलवियों ने दुरूज का साथ दे दिया, अच्छा, ब्रेक लगाते हैं यहाँ, लेट मी गो बैक आउट लिटिल बिट। इसराइल दुरूज को सपोर्ट कर रहा है। दुरूज रहते हैं कॉलोनीज के अंदर। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक अहले तशी है, 5 अहले तशी रह रहे हैं, 100 सुन्नी रह रहे हैं, कुछ एक बरेलवी रह रहा है। ये मिक्स प्लेट नहीं है वहां पे। खास बात सीरिया की है कि वहां पर हर कोई अलवी की अपनी कॉलोनी है, वो भी फॉर अ रीजन, क्योंकि वो मिक्स करके नहीं रह सकते। दिस बीन डन लॉन्ग टाइम अगो। वो अपनी जगह नहीं रह सकते, वो अपनी कॉलोनी में रहते हैं, उनका अपना एक एक इलाका है, वहां कोई और नहीं रहता। यानी अलविद की कॉलोनी में सिर्फ अलवी रहते हैं, दुरूज की कॉलोनी में सिर्फ दुरूज रहते हैं, सुन्नी की कॉलोनी में सिर्फ सुन्नी रहते हैं। ये तो तकसीम बहुत अरसा पहले वहां हो चुकी है। इदलिब में आपको दुरूज नहीं दिखेगा, इदलिब में आपको अलवी नहीं दिखेगा, हलब के अंदर आपको नहीं दिखेगा, लताकिया में आपको अलवी जरूर देखेंगे। सो अगर ये परफेक्ट, अगर ये मूवमेंट या रेवोल्यूशन उठ गई वहां से एंड दे गेट टुगेदर, सो दे कैन टेक ओवर। अब जो है वो सीरिया को टेक ओवर कर सकते हैं। और अगर सीरिया टेक ओवर हो गया तो वो दुरूज की हुकूमत बिठाएंगे, और दुरूज की हुकूमत होने का मतलब फिर वही है कि अब वहां पर इसराइल की हुकूमत होगी। अली भाई, ये जो गोलान हाइट्स का एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है, वो ये है कि ये लेबनान के साथ जो हिजबुल्लाह का जो सपोर्ट ईरान देता है, वेपन जो लाइन है, वो लाइन जो है वो गोलान हाइट्स के थ्रू है। अगर आप उस एरिया को ब्लॉक कर देते हैं या कोर्डन ऑफ कर देते हैं किसी तरह से, तो वो हिजबुल्लाह की लाइन जो है वो आपने काट दी। सब सामान्य रसद जिसको कहते हैं, रसद की लाइन जो है। अब उर्दू बर्दाश्त करो, मैं ऐसे ही बोलूंगा। अब अंग्रेजी बोलनी नहीं है, ऐसे ऐसे लफ्ज लेके आऊंगा ना, डिक्शनरी ढूंढनी पड़ेगी। तो सामान्य रसद जो है वो उन्होंने उसकी सप्लाई लाइन को, सॉरी, तो उसको उन्होंने काट दिया। और वो काटने, अरे, और जितना ज्यादा वो कवर कर सकते हैं, जितना एरिया वो कॉर्डन ऑफ कर लेंगे, जितना एरिया उनके अंडर आता जाएगा, वो इतना मुश्किल हो जाएगा ईरान के लिए उसके बाद हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना स्ट्रेटेजिक वाइज। यानी सामान्य रसद के मुताबिक उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वेपन सप्लाई लाइन काट देंगे। तो दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर फॉर इसराइल कि वो किसी तरह से इसको मफलूज कर दें, यानी वो लेबनान को, यानी हिजबुल्लाह को आइसोलेट कर दें। अगर हिजबुल्लाह को आइसोलेट किया तो फिर वहां से हमले दोबारा शुरू हो जाएंगे। वो वेस्ट बैंक नहीं, देल गो इन, उसके बाद दे कैन गो इन, क्योंकि यहां से अगर सप्लाई लाइन नहीं है तो दिस गोना बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर देम। सो लेट्स होप एंड प्रे कि ये इस सिर्फ ना जाए। लेकिन बगैर सवाल किए मैं आपको एक चीज ऐड करता हूं। आई नो यू गोना आस्क दिस क्वेश्चन, आई विल जस्ट से इट। एक खबरें इंटरनेट पे स्प्रेड हो रही हैं, इट इज नॉट ट्रू। अबू मोहम्मद अल जुलानी जो है वो वहां से भाग गया है जान के खतरे के ऊपर। ही स्केप, ही डिडंट। कंफर्म न्यूज़ है मेरे पास, मेरे जिन ने बता दिया मुझे। लेकिन ये फेसबुक पे भी खबर लगी, और फेसबुक के अलावा ये इंस्टाग्राम पे भी लगी, मुझे रील मिली वहाँ पे उसकी। और एक और यूट्यूब पे थी, उन्होंने हटा दी शायद। ये आई थिंक मैंने सर्च किया था अभी यूट्यूब पे, वो नहीं है वहाँ पे। लेकिन और जो सोशल मीडिया हैं उन पे बाकी बहुत स्प्रेड हो रही है। और ये हो रही है दूर दूर से, कहीं से, कि वो उसकी वजह क्या है अली भाई? उसकी वजह ये है कि अगर अलवाइद्स के लिए, अलवी के लिए, अगर वो कंफर्म हो जाए कि जुलानी वहां से भाग गया, जो कि ट्रू खबर नहीं है, तो वो वहां से उठ जाएंगे। अगर वो उठ गए तो इमेजिन, ये आपकी दो पावर जो है, दैट बिकम अ परफेक्ट स्टॉर्म। तो ये स्प्रेड हो रही है, विच इज नॉट ट्रू। लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस न्यूज़ को बाहर फेंका जाए, ताकि जुलानी का पत्ता साफ हो जाए वहां से, एंड देन अलवी उड़ जाए। तो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट सस्टेन करना, उस वक्त जुलानी के लिए सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।